हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम क्लास 12th की इंग्लिश की फ्लेमिंगो रीडर का चैप्टर 6 करेंगे, पोएट्स एंड पैनकेक्स, रिटन बाय अशोका मित्रन। नाउ वी स्टडी दिस चैप्टर इन पार्ट्स एंड टुडे वील डिस्कस पार्ट 1 where we'll cover page number 57 to 60. Before starting with the chapter, I'll give you an introduction. This chapter is a part of a book written. The name of the book is My Years with Boss. ये बुक भी अशोका मित्र ने लिखी थी अबाउट हिज रिलेशनशिप विद मिस्टर एस वासन। ही वॉज द ओनर ऑफ जेमिनी स्टूडियोज इन चेन्नई। ये जेमिनी स्टूडियोज ओल्डन टाइम्स में लाइक इन द 1940s एंड 50s इट वॉज अ मेजर फिल्म प्रोड्यूसिंग यूनिट इन इंडिया। तो जेमिनी स्टूडियोज में मूवीज बनाई जाती थी, वहां पर ही अशोका मित्रन काम करते थे। इनका काम क्या था? ही यूज्ड टू कट आउट different clips from newspapers and save them in a file, and sometimes he had to write out the stories also. तो इनका काम बहुत ही insignificant था, इसलिए इन्हें ज्यादा important नहीं माना जाता था, लेकिन इनका मानना है कि इनका काम बहुत जरूरी था जेमिनी स्टूडियोज में। तो ये जो चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये एक पार्ट है इस बुक का। ओके, नाउ पोएट्स कौन हुए? जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले वो लेखक जो अलग अलग कहानियां लिखते थे, मूवीज की सॉन्ग्स लिखते थे, दे आर कॉल्ड एज पोएट्स। एंड पैनकेक्स रेफर्स टू द मेकअप, द पैनकेक, द फाउंडेशन दैट इज अप्लाइड ऑन द फेस, उसे पैनकेक कहा जाता था। ये एक ब्रांड नेम भी था मेकअप का। साथ ही साथ एक और बड़े इंपॉर्टेंट पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में विजिट करते हैं, स्टीफन स्पेंडर। तो हम उनका रेफरेंस भी ले सकते हैं फ्रॉम द टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक। सो नाउ विद दिस बैकग्राउंड वील स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एज वी read it. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truckloads. तो इससे हमें क्लियर हो जाता है पैनकेक क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रांड नेम है, मीन्स एक पर्टिकुलर ब्रांड है मेकअप का, इसका नाम है पैनकेक। जेमिनी स्टूडियोज में ये मेकअप बहुत सारा आता था, ट्रक लोड्स यानी कि ट्रक भर भर के आता था। ये कहाँ यूज होता था? जितने भी आर्टिस्ट थे जो मूवी में काम करते थे उनके ऊपर बहुत ढेर सारा ये मेकअप लगाया जाता था। ग्रेटा गाबो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजयंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव एवर हर्ड ऑफ इट। ग्रेटा गाबो, मिस गौहर और वैजयंती माला, ये जो तीन एक्ट्रेसेस हैं, ये उस टाइम की थी जब ये पैनकेक वाला जो मेकअप है ये जेमिनी स्टूडियोज में यूज होता था। इसीलिए हमारे राइटर कहते हैं कि इन तीन एक्ट्रेसेस ने तो इसके बारे में सुना होगा। बट रति अग्निहोत्री ये थोड़ी बाद के टाइम की एक्ट्रेस है, 1970s और 80s की, तो इन्होंने इसके बारे में सुना नहीं होगा। तो ये जो तीन एक्ट्रेसेस हैं जो ओल्डन टाइम्स की हैं, 1930s, 40s, 50s की, इन्होंने तो पैनकेक यूज किया होगा, बट उसके बाद की जो एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना होगा। The makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. So Robert Clive was the first British governor of the Bengal presidency, and after that he settled in Chennai, Madras. तो वहां पर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी थी। तो ये कहा जाता है कि उन्हीं के जो स्टेबल्स थे, स्टेबल्स मीन्स अस्तबल जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, उसी बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट था जहां पर ये पैनकेक यूज होता था। A dozen other buildings in the city are said to have been his residences. Dozen means 12. तो बहुत सारी ऐसी और बिल्डिंग्स हैं मेड्रॉस में जो कि कही जाती हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की रेसिडेंसेस थी। He had a lot of property in Madras. For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India. तो यहाँ पे राइटर कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। वो कहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव की जिंदगी ही ब्रीफ थी, ब्रीफ मीन्स शॉर्ट, और वो मेड्रॉस में और भी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए रहे थे, लेकिन वो जितनी देर भी वहां रहे वो इधर से उधर घूमते रहते थे, शिफ्ट करते रहते थे, और उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े इम्पॉसिबल बैटल्स यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट बैटल्स लड़े थे इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। रिमोट मीन्स पिछड़े हुए, बहुत ही इंटीरियर जो पार्ट्स है वहां पर उन्होंने अलग अलग बैटल्स लड़े थे।
and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. और साथ ही साथ उन्होंने एक और फेमस चीज क्या की थी? मेडन मीन्स अ यंग गर्ल, तो उन्होंने एक मेडन से सेंट मेरीज चर्च फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो चर्च है फोर्ट सेंट जॉर्ज पर लोकेटेड मेड्रास में, वहां पर उसके साथ शादी भी की. The makeup room had the look of a hair-cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. तो यहाँ पर हमें मेकअप रूम की डिस्क्रिप्शन मिल रही है. वहां पे एक हेयर कटिंग सैलून भी था और हर एंगल पर लाइट लगी हुई थी, बहुत सारी लाइट्स थी, एंड ऑलमोस्ट हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स. So there were big lights and big mirrors. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. Incandescent means something which releases heat on burning. So incandescent light means वो लाइट जिसके जलने पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है. फायरी मिजरी मीन्स मिजरी यानी कि बुरा वक्त ड्यू टू हीट. फायरी इज समथिंग दैट इज हॉट. तो जो लोग भी मेकअप लगवाते थे उनको एक बहुत ही ज्यादा गरम एटमॉस्फेयर को टॉलरेट करना पड़ता था, क्योंकि मेकअप रूम में जो लाइट्स लगी हुई थी वो बहुत ज्यादा हीट छोड़ती थी. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. Now, too big here does not mean by size. It means by reputation or by his mind. Psychologically उसे लगता था कि अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इसलिए अब वो वहां पर काम नहीं कर सकता. तो पहले जो हेड था मेकअप डिपार्टमेंट का वो एक बंगाली था. उसे ये लगने लगा कि अब वो बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया है, इसलिए उसने ये जॉब छोड़ दी. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by a Dharwar Kannadiga and Andhra, a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese, and the usual local Tamils. अब उस बंगाली के बाद उस मेकअप स्टूडियो में कौन कौन आए? एक महाराष्ट्रियन था, उसका असिस्टेंट एक धारवाड़ कन्नडिगा था, एक आंध्रा का व्यक्ति था, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज था, और तामिल्स तो थे ही जो कि वहां के लोकल्स थे, वहीं के रहने वाले थे. All this shows that there was a great deal of national integration long before All India Radio and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. National integration means secularism, means people of different castes living and working together. So the writer says कि वहां पर इतनी अलग अलग प्रांतों के धर्मों के लोग काम करते थे कि वो एक एग्जाम्पल था नेशनल इंटीग्रेशन का. और तब तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर ऐसे प्रोग्राम्स भी नहीं आते थे जो लोगों में प्रमोट करते थे नेशनल इंटीग्रेशन. उससे पहले ही जेमिनी स्टूडियोज वाज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. Potion is a magical liquid. Hideous means ugly. So ये जो गैंग थी, ये जो ग्रुप था जो मेकअप आर्टिस्ट का, जो नेशनली इंटीग्रेटेड थे, बिकॉज वो अलग अलग जगहों को बिलोंग करते थे और एक साथ काम कर रहे थे, तो वो इंटीग्रेटेड थे, वो सेक्युलर थे. तो ये जो मेकअप मैन का ग्रुप था, ये किसी भी अच्छे वाले व्यक्ति को अपने पैनकेक के साथ अगली बना देते थे. क्रिम्सन ह्यूड, क्रिम्सन इज रेड कलर, तो उनके फेस पर इतना ज्यादा वो ये पैनकेक लगा देते थे कि उसका चेहरा लाल लाल सा हो जाता था, तो वो ऐसा लगता था लाल रंग का कोई मॉन्स्टर है. एंड वो और क्या यूज करते थे? बहुत सारे लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस. तो पैनकेक लगाने के लिए वो और बहुत सारी लिक्विड्स भी यूज करते थे, अलग अलग तरह के लोशंस लगाते थे, जिससे कि एक नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति भी एक मॉन्स्टर लगता था. Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. तो उन दिनों में मेनली इंडोर शूटिंग होती थी, यानी कि जो शूटिंग होती थी वो बंद कमरे में होती थी, जो सेट बनाया जाता था वहां पर शूटिंग होती थी, आउटडोर शूटिंग नहीं होती थी. I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie.
तो हमारे राइटर को ये लगता है कि जो सेट्स थे और जो स्टूडियो की लाइट्स थी उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, वो अगली दिखने चाहिए, तभी वो कैमरा के ऊपर अच्छे लगेंगे, मूवी में प्रेजेंटेबल मीन्स अच्छे लगेंगे. A strict hierarchy was maintained in the makeup department. Hierarchy means different levels of people who are working in an organization. तो जेमिनी स्टूडियोज के मेकअप डिपार्टमेंट में भी ऐसी हायरार्की, ऐसे लेवल्स थे जो फॉलो किए जाते थे. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly. His senior assistant, the second hero and heroine. The junior assistant, the main comedian and so forth. तो क्या हायरार्की चलती थी? जो चीफ यानी कि जो मेन मेकअप मैन था वो तो मेन एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करके उन्हें अगली बनाता था. उसका जो सीनियर असिस्टेंट था यानी कि जो सेकंड नंबर पे था उसके नीचे, वो क्या करता था? वो सेकेंड हीरो और हीरोइन को अगली बनाता था. उसके बाद जो थर्ड लेवल पे थे जूनियर असिस्टेंट, वो कॉमेडियन के मेकअप करते थे और ऐसे ऐसे वो अपनी हायरार्की को फॉलो करते थे. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy. Office boy means someone who serves water, does different kinds of odd jobs in the office. Now the players who played the crowd, यानी कि जो crowd का सीन होता था उसमें क्या होता था, बहुत सारे जनरल लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, उनका भी मेकअप करना होता था. उनका मेकअप कौन करता था? ऑफिस बॉय. और फिर एक बहुत बड़ी बात थी उन टाइम्स में कि जेमिनी स्टूडियो में एक ऑफिस बॉय भी था. On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. तो जिस दिन ऐसा शूट होता था, ऐसा सीन होता था जिसमें एक बहुत बड़ा क्राउड है, तो उस पूरे क्राउड का मेकअप करना है, तो उस दिन ऑफिस बॉय क्या करता था? वो इस पैनकेक को एक बहुत बड़े बर्तन में मिक्स करता था और तेज तेज सारे जो क्राउड के मेंबर्स थे, जो एक्टर्स थे, जो इकट्ठे किए हुए थे क्राउड के लिए, उनके फेसेस पर उसे स्लैप करता था, यानी कि उठा उठाकर फेंकता था. The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. तो उनका एम क्या होता था? मेन आइडिया क्या है जो उन्हें करना है कि उसके फेस पर इतने अच्छे से मेकअप का जो परत है वो लगा देना है कि फेस का कोई भी पोर जो होता है, हमारी स्किन का पोर, वो विजिबल नहीं होना चाहिए. He wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director और lyrics writer. अब ये जो ऑफिस बॉय है बेसिकली ये जेमिनी स्टूडियोज में क्यों आया था? क्योंकि इसका ये ड्रीम था कि ये या तो कोई एक्टर बन जाएगा या कोई बहुत बड़ा स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर बन जाएगा. लेकिन ओवर द इयर्स वो क्या बन के रह गया? एक ऑफिस बॉय. He was a bit of a poet. In those days I worked in a cubicle, two whole sides of which were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. अब ये जो ऑफिस बॉय है ये पोएट भी था, यानी कि ये अच्छा लिख लिया करता था. फिर राइटर बताते हैं कि जब वो जेमिनी स्टूडियोज में थे तो उनका जो क्यूबिकल था, क्यूबिकल क्या होता है? क्यूबिकल इज अ वेरी स्मॉल एनक्लोज्ड एरिया, जैसे बहुत ही छोटा सा कमरा हम कह सकते हैं. हो सकता है उसकी दीवारों की हाइट थोड़ी छोटी भी हो. तो इस तरह का एक छोटा सा कमरा था हमारे राइटर का और उसके दो तरफ मीन्स दो दीवारें जो थी वो फ्रेंच विंडोज थी. इस तरह की कुछ खिड़कियां थी. Seeing me sitting at my desk tearing up newspapers day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. अब बहुत से लोग जब देखते थे कि हमारे राइटर न्यूज़पेपर में से कुछ कागज के टुकड़े फाड़ रहे हैं पूरा दिन, तो उन्हें लगता था कि वो कुछ भी नहीं करते. It is likely that the boss thought likewise too. और ऐसा है कि हो सकता है जो उनके बॉस थे एसएस वासन वो भी यही सोचते थे. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. Barge into means suddenly disturb. अचानक से आ जाना और डिस्टर्ब कर देना.
तो राइटर ये कहते हैं कि अगर किसी को भी कोई काम होता था तो वो क्या करते थे, वो मेरे कमरे में अचानक से आ जाते थे और मुझे एक बहुत बड़ा लेक्चर देने लग जाते थे और मुझे काम बोलने लग जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वैसे तो मैं कोई काम करता नहीं हूँ. The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. Now, who is a pervert? A pervert is a person having a strange sexual behavior. तो हमारे राइटर को जो मेकअप बॉय है वो कुछ बातें करने लग गया और वो ये बताना चाहता था कि जेमिनी स्टूडियोज के जेमिनी स्टूडियोज में बहुत ही जो महान अच्छा लिटरेरी टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है और ऑफिस बॉय जैसे टैलेंटेड लड़के जो बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं उन्हें मेकअप रूम का ड्यूटी दिया गया है, जहां पर सिर्फ बार्बर्स का काम है या फिर परवर्ट्स का काम है. ऐसे लोगों का काम है जिनका सेक्सुअल बिहेवियर अजीब है, स्ट्रेंज है. तो वो ऑफिस बॉय ये कहना चाहता था कि वैसे तो उसकी जगह राइटिंग डिपार्टमेंट में होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा राइटर है. Soon I was praying for crowd shooting all the time. Nothing short of it could save me from his epics. Epics means long stories. So our writer used to pray that हर वक्त crowd shooting होनी चाहिए ताकि ऑफिस बॉय बिजी रहे मेकअप करने में. नहीं तो वो राइटर के पास आ जाता था और अपनी लॉन्ग स्टोरी से उसे बोर करता रहता था. In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly, and covertly means secretly. तो राइटर कहते हैं कि जब भी किसी को फ्रस्ट्रेशन होती है, किसी पर भी गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ होता है, a single person. चाहे वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करे या फिर वो अपने गुस्से को सीक्रेट रखे. और आगे सेंटेंस कंटिन्यू होता है. This man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. Woes means troubles and ignominy means dishonor. तो ये जो ऑफिस बॉय है इसका ये मानना था कि मेकअप डिपार्टमेंट में उसकी जितनी भी तकलीफें हैं, दुख हैं, वो किसकी वजह से है? कोठामंगलम सुब्बू की वजह से. Subbu was the number 2 at Gemini Studios. He couldn't have had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. अब सुब्बू Gemini Studios की हायरार्की में नंबर 2 पे था, मींस नंबर 1 पे एस वासन है जो ओनर है, उसके बाद कोठामंगलम सुब्बू था और उसकी भी जो स्टार्टिंग है वो मेकअप बॉय की तरह ही हुई थी, ऑफिस बॉय की तरह ही उसने स्टार्ट किया था अपना करियर जेमिनी स्टूडियोज में. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. On the contrary means on the opposite. कोठामंगलम सुब्बू की जो स्टार्टिंग है वो तो इस ऑफिस बॉय से भी खराब रही होगी, क्योंकि उस समय इतने अच्छे फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे. तो वो तो बेचारा किसी ऐसे ही छोटे मोटे स्टूडियो में ऑफिस बॉय का काम करता था. Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. Further, एजुकेशन के मामले में भी, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन यानी कि स्कूल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, सुब्बू का इस ऑफिस बॉय से कुछ ज्यादा बेटर एजुकेशन नहीं था, मीन्स वो उससे कम पढ़ा लिखा भी था. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, he must have had exposure to more affluent situations and people. Virtue means a good quality. Further the writer says, लेकिन जो कोठामंगलम सुब्बू है वो एक ब्राह्मण था. तो कहता है कि ब्राह्मण होने के नाते affluent यानी कि well to do, having good money, affluent better को भी कह सकते हैं. तो कोठामंगलम सुब्बू ने better situations और better people को देखा था अपनी लाइफ में. He had the ability to look cheerful at all times, even after having a hand in a flop film. He always had work for somebody. He could never do things on his own. So a flop film is an unsuccessful film.
कोठामंगलम सुब्बू हर वक्त खुश रहते थे, चाहे कोई फ्लॉप फिल्म भी हुई है जो कि जिसमें कि वो भी इन्वॉल्व थे, फिर भी वो सैड नहीं होते थे, हर वक्त चेयरफुल रहते थे और हर एक व्यक्ति के लिए उनके पास काम रहता था। वो कभी भी कोई काम खुद से नहीं करते थे। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal's advantage. He was tailor-made for films. Principal यहाँ पर कौन है? उसका बॉस मिस्टर एस वासन। लेकिन जो कोठामंगलम सुब्बू है वो अपने बॉस की तरफ बहुत ज्यादा लॉयल थे, फेथफुल थे और वो काम भी उनकी एडवांटेज के हिसाब से ही करते थे। मींस वो जितना भी काम करते थे, क्रिएटिविटी मींस कुछ भी अगर क्रिएट करते थे तो वो हमेशा उनके बॉस के फायदे में ही रहता था। ऐसा लगता था कि कोठामंगलम सुब्बू टेलर मेड है फिल्म्स के लिए। टेलर मेड मीन्स कोई चीज जो टेलर बनाता है वो चीज बहुत ही परफेक्टली बनी हुई होती है। सो ही वॉज ऑल्सो वेरी परफेक्ट फॉर फिल्म्स। Here was a man who could be inspired when commanded. The rat fights the tigress underwater and kills her but takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the same. अब जो कोठामंगलम सुब्बू हैं, जब भी उन्हें कहा जाता था, कमांडेड मीन्स ऑर्डर्ड, तो जब भी उन्हें ऑर्डर किया जाता था वो इंस्पायर हो जाते थे। मीन्स उनके अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती थी कि वो जो सीन है वो उसे बहुत अच्छे से महसूस करते थे और उसे बहुत बढ़िया से इनैक्ट करने के लिए बताते थे। फिर हमारे राइटर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये सीन है, ये जो रैट है ये टाइग्रेस के साथ लड़ता है अंडर वाटर और उसको मार देता है, लेकिन उसके जो कब्स है यानी कि जो बेबी टाइगर्स है उनको टेंड करता है। टू टेंड मीन्स टू टेक केयर ऑफ समथिंग, उनको बड़े प्यार से टेंड करता है। अब ये सीन एक्ट कैसे करना है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। The producer would say and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim's offspring. तो जैसे ही प्रोड्यूसर ये कहता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सीन कैसे एक्ट होगा, सुब्बू 4 अलग अलग तरीके बता देता था कि रैट किस तरह से टाइग्रेस के कब्स को प्यार कर सकता है, उन्हें अफेक्शन शो कर सकता है। Good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. अब प्रोड्यूसर कहता था कि हाँ तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो अच्छे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बढ़िया रहेंगे। तो फिर सुब्बू क्या करता था, वो 14 और नए तरीके निकाल देता था जिसमें कि वो रैट अपनी अफेक्शन शो कर सकता है। तो इससे पता लग रहा है कि उसके दिमाग में कितने आइडियाज थे कि जैसे ही प्रोड्यूसर उसे ऑर्डर करता है कि ये सीन कैसे इनैक्ट होगा, वो कितने सारे अलग अलग तरीके उन्हें सजेस्ट करता है। Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. तो सुब्बू के साथ फिल्में बनाना बहुत ही आसान काम था और सुब्बू ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जेमिनी स्टूडियोज को डायरेक्शन दी, मींस उसे एम दिया किस तरफ को बढ़ना है, किस तरह की मूवीज बनानी है और उसे डिफाइन किया। मींस जेमिनी स्टूडियोज का जो स्टैंडर्ड है अच्छी मूवीज बनाने का वो सुब्बू की वजह से था। और जो गोल्डन ईयर्स थे जेमिनी स्टूडियोज के, गोल्डन ईयर्स मींस द बेस्ट टाइम ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, जब ये सबसे ज्यादा फेमस था, वो जो समय था वो सुब्बू की वजह से ही था। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to the masses. Deliberately means जानबूझ के कुछ करना। सुब्बू की आइडेंटिटी ही अलग थी, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हायर फॉर्म्स की पोएट्री लिख सकता था, लेकिन वो जानबूझ के थोड़े लोअर लेवल की पोएट्री लिखता था जो जनरल पब्लिक के लिए होती थी। His success in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, or so his critics felt. Dwarf means किसी चीज को छोटा दिखाना, to belittle. Overshadowed means किसी के ऊपर अपनी शैडो कास्ट कर देना, उसे अपनी शैडो के नीचे छुपा देना। And who is a critic? Critic is a judge. कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके काम को जज करता है, आपका काम कितना अच्छा या बुरा है। अब सुब्बू का फिल्म में जो सक्सेस है वो इतना ज्यादा था कि सुब्बू की लिटरेरी अचीवमेंट्स को उसने ओवरशैडो कर दिया और उन्हें छोटा बना दिया।
उसके क्रिटिक्स को ऐसा लगता था कि सुबु की फिल्मों में जो सक्सेस है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स या उसकी राइटिंग की जो अचीवमेंट्स है वो छोटी दिखने लग गई. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction and also wrote a sprawling novel, Thillana Mohanambal, with dozens very deftly etched characters. Folk क्या होता है? Something which reflects traditions or customs of a particular region. जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग जो रीजन है, एक स्टेट में भी जो अलग अलग एरियाज होते हैं, वहां के अलग अलग फोक ट्रेडिशंस, फोक कल्चर्स, फोक डांसेस, लैंग्वेजेस होती हैं. रिफ्रेन मीन्स अ सॉन्ग और अ पोएम विच इज रेपिटेटिव इन नेचर. डिक्शन मीन्स योर प्रोनाउंसिएशन, द वे ऑफ स्पीकिंग. स्प्रॉलिंग मीन्स spread over a large area, so very huge, very big novel. Deftly means finely, बहुत ही बारीकी से. Etched, वैसे तो etched का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज में carving करते हैं, तो यहाँ पे etched का मतलब क्या है? स्किलफुली बनाना किसी चीज को. तो सुबु ने बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स भी लिखी जो कि फोक रिफ्रेन में थी और उनकी डिक्शन भी अलग अलग हुआ करती थी. और उसने एक बहुत ही बड़ी नॉवल भी लिखी, थिलाना मोहनम्बल, जिसमें बहुत सारे स्किलफुली बनाए गए कैरेक्टर्स भी थे. He quite successfully recreated the mood and manner of the Devdasis of the early 20th century. Now, who is a Devdasi? 20th century के साउथ इंडिया में unmarried females dedicated themselves to the worship of temples. तो वो टेम्पल्स में ही रहती थी, वहां पर डांस करती थी, अलग अलग वेज में गॉड की पूजा करती थी और वो मंदिर में ही सर्व करती थी, वहीं पर वर्शिप करती थी. तो अपनी एक राइटिंग में सुबु ने बहुत ही अच्छे से देवदासीज का मूड एंड मैनर, यानी कि देवदासीज की क्या नेचर होती है, किस तरह से वो इन टेम्पल्स में रहती हैं, वो सब कुछ प्रेजेंट किया था. He was an amazing actor. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. So a writer says that Subbu was a very good actor also. उन्होंने कभी भी लीड रोल नहीं किया, लेकिन अगर कभी वो किसी मूवी में सब्सिडरी यानी कि साइड या सपोर्टिंग रोल करते थे तो बहुत अच्छे से एक्टिंग करते थे. ऐसे लगता था कि मेन एक्टर से भी बेटर एक्टिंग कर रहे हैं. He had a genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. बहुत ही affectionate थे वो, जो भी कोई उनको मिलता था वो उसके साथ बहुत ही प्यार से बात करते थे और उनके घर में दूर के और पास के बहुत ही सारे जानने वाले रिश्तेदार रहते थे. It seemed against Subbu's nature to even conscious that he was feeding and supporting so many of them. सुबु को कभी भी ऐसा फील नहीं होता था कि उसके घर में इतने सारे लोग रहते हैं जिन्हें वो फीड करते हैं और जिन्हें सपोर्ट करते हैं, मीन्स उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देते हैं. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. So Subbu was such a charitable man, and improvident means someone who spends a lot of money without much thinking. सो सुबु इतना चैरिटेबल था, अपने पैसे भी खर्च कर देता था बिना कुछ सोचे, लेकिन फिर भी उसके दुश्मन थे. दुश्मन कौन था? वो ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो का. वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? इंटीमेट मीन्स टू बी वेरी फ्रेंडली विद समवन. सो द राइटर सेज कि क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि सुबु एसएस वासन के बहुत ही क्लोज था, इसी वजह से लोग उससे जेलस करते थे और उससे दुश्मनी करते थे? और वॉज इट हिज जनरल डिमीनर दैट रिसेंबल्ड अ साइकोफैंट? डिमीनर मीन्स योर अपीयरेंस. And who is a sycophant? Sycophant is a person who does insincere flattery to gain benefits. किसी की झूठी तारीफ करना ताकि आपको फायदा मिले. That person is a sycophant. So राइटर कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि लोग उसके दुश्मन इसीलिए थे क्योंकि उसके अपीयरेंस ऐसी थी कि ऐसे लगता था कि वो एक साइकोफैंट है. और his readiness to say nice things about everything. या ये भी रीजन हो सकता है कि वो हमेशा हर चीज के बारे में अच्छी बातें ही करता था, हर चीज की
प्रेज करता था। इसी वजह से कई लोग उससे इरिटेट होकर उससे दुश्मनी मोल लेते होंगे। In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. Direst means extremely serious. राइटर कहते हैं चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन हमारे मेकअप स्टूडियो में जो ऑफिस बॉय है वो सुबु के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस चीजें विश करता था, बहुत ही ज्यादा बुरी चीजें विश करता था। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। वील कंटिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।